हैं मेरे साथ। बीजेपी से मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से साधना भारती जी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मौजूद हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं और मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आज कई अहम सवाल मैं उठाने वाली हूं, न्यूज 24 उठाने वाला है। कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र करेंगे। क्या ये अमीर की बेटी होती तो ऐसा होता? इतनी हिम्मत पुलिस जुटा पाती? गरीब की बेटी थी शायद इसीलिए इतनी हिम्मत पुलिस जुटा पाई। साथ ही डीएम ने जो कहा पूरी जिम्मेदारी ले ली। आखिर डीएम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अब तक डीएम बिना आदेश के काम करते आए हैं? क्या अपनी मर्जी से फैसला ले लिया? और तीसरी सबसे बड़ी बात कि परिवार ने कह दिया है कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अस्थि विसर्जन नहीं होगा। मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मुझे लखनऊ जाना होगा। मानस आपके पास। मानस, सीबीआई के हाथ में है अब सब कुछ। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, घटनास्थल पर पहुंचने वाली है सीबीआई की टीम। वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले डिटेल में पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, सीबीआई की टीम 2 दिन पहले पहुंची थी हाथरस और लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन कल चूंकि पीड़ित परिवार लखनऊ में मौजूद था इसलिए भी कल बहुत कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज से कह सकते हैं कि तफ्तीश की शुरुआत होगी। न केवल पीड़ित परिवार से सीबीआई के अधिकारी मुलाकात करेंगे, उनके बयान दर्ज कराएंगे, बल्कि जो घटना स्थल है वहां पर भी जाएंगे, पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। और इस बात की संभावना है कि उस क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के मामलों में आमतौर पर सीबीआई की टीम जो क्राइम सीन होता है उसको रिक्रिएट करती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर घटना किस तरीके से हुई थी। उसके बाद साक्ष्यों के आधार पर उनको उस घटना क्रम से जोड़ा जाता है। तो सीबीआई की ये प्रैक्टिस है और इस तरह के बड़े जो अपराध होते हैं उसमें आमतौर पर सीबीआई इस तरीके से जो क्राइम सीन होता है उसको रिक्रिएट करती है। तो कह सकते हैं कि आज सीबीआई अपनी जांच विधिवत तौर पर शुरू कर देगी। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग हैं उनके भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन जो खबर है कि सबसे पहले सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार का रुख करेगी। जी ठीक है, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि सबसे पहले सीबीआई की टीम जो है पीड़ित परिवार का रुख करेगी। इस पीछे एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल रात हाथरस का पीड़ित परिवार लखनऊ से वापस घर लौट आया है। करीब 11 बजे ये परिवार अपने घर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार को रखा गया है। लखनऊ से वापस आने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं हो जाता है, बेटी को चैन नहीं मिल जाता है, अस्थि विसर्जन नहीं करेगा परिवार। वहीं परिवार की ओर से यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट में आने के बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है और इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार और अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। देखिए, परिवार की तरफ से साफ कह दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है कोर्ट में परिवार हाजिर हुआ, अपना पूरा दुख दर्द बयां किया। इस बात का भी जिक्र किया गया कि पुलिस का साथ हमें नहीं मिला, शुरुआत से ही डराया गया, सही जांच नहीं हुई, अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होगा जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। सुनिए। अब आप कोर्ट से अब आप आए, उसके बाद क्या उन अस्थियों का विसर्जन करेंगे? देखो, अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा वो उसके बाद में देखेंगे। मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। आप कोर्ट से अब आप आए, उसके बाद क्या उन अस्थियों का विसर्जन करेंगे? देखो, अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा वो उसके बाद में देखेंगे। मतलब जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। तो एक पिता को आप सुन रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल में लगातार दर्द है। साफ कह दिया है कुछ भी हो जाए, अंतिम संस्कार तो जबरन कर दिया, लेकिन अस्थि विसर्जन परिवार की मर्जी से होगा और तब होगा जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता। कोर्ट की जो टिप्पणी है उसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं और बिना देरी किए मनीष जी मैं आपके पास आ रही हूं। कोर्ट की टिप्पणी तो आपने सुन ली होगी बहुत ध्यान से। अमीर की बेटी होती तो क्या पुलिस इतनी हिम्मत कर पाती? गरीब की बेटी थी इसीलिए बिना मर्जी के अंतिम संस्कार कर दिया गया, पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है और जब मामला चलता है तो तमाम तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कल माननीय न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को सुना है और इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में भी हियरिंग हुई है, इसमें सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए थे और कल भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और वकीलों ने अपना पक्ष रखा है। 2 नवंबर को फिर हियरिंग है। तो देखिए, जो क्या टिप्पणी कोर्ट ने की और क्या जवाब दिया गया ये तो कोर्ट का विषय है, लेकिन रात में अंतिम संस्कार
दो चीजें, एक अंतिम रात में अंतिम संस्कार करना और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पे तमाम सवाल हो सकते हैं, लेकिन रात में अंतिम संस्कार करने के 1000 दृष्टांत उपलब्ध है। मैं 2-3 दृष्टांत आपको बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, राजूपाल बीएसपी के विधायक थे प्रयाग पश्चिमी से जी। और उनकी हत्या कर दी गई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे अशरफ के द्वारा, वही जेल में है इस समय, और उनकी रात में अंत्येष्टि की गई थी प्रयाग में। और भी कमलेश तिवारी जो हिंदूवादी नेता थे, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या लखनऊ में कर दी गई थी। उनका अंतिम संस्कार सीतापुर में किया गया, लखनऊ डेड बॉडी इसलिए नहीं। सीधा सवाल है सर, अदालत का है ये, अदालत की टिप्पणी है। अमीर की बेटी होती तो क्या ऐसा होता, गरीब परिवार था, गरीब की बेटी थी, इसीलिए हिम्मत जुटा ली इतनी। किसी और ने नहीं कही है ये बात, देश की अदालत कह रही है ये बात। नहीं कर सकता देखिए, मैं कोर्ट के किसी टिप्पणी पर मैं क्रॉस टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अंतिम रात के समय में अंतिम संस्कार लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से 1000 मैंने 2 गिनाए, तीसरा जान लीजिए कि लखनऊ के अंदर 3 शिया मुसलमान जल के मर गए थे, दिल्ली एम्स में उनका इलाज हुआ और नहीं बचे। उनका अंतिम संस्कार उनको दफनाया गया गाजियाबाद में। गरीब की बेटी थी सर, तो लॉ एंड ऑर्डर भी नजर आ गया, वहाँ के हालात भी नजर आ गए। ये सच बात है कि देश में ये जो गहरी खाई है न जाने कब भरेगी अमीर और गरीब की, ये बहुत दुख होता है आज के समय में देखते हुए। ये तो कोर्ट की टिप्पणी है सर, हमारी नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। साधना भारती, आपका रिएक्शन इस पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बार फिर घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते के साथ साथ बेटी होने के नाते मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदू संस्कृति के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, तथाकथित ठेकेदार बनते हैं, और आप उदाहरण पेश कर रहे हैं कि आधी रात में अगर शव जला दिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? आप ये बताइए, आधी रात में शव तो जला दिया गया, उसे दाह संस्कार कहते हैं क्या? डीजल पेट्रोल के साथ किसी की लाश को जला देना लावारिस की तरह? क्या उसके पिता ने मुखाग्नि दी थी? इसका जवाब है आपके पास? क्या डीएम पे अभी तक कोई कार्रवाई की गई? और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछा है कि अगर वो अमीर की बेटी होती, किसी अधिकारी की बेटी होती, किसी एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बेटी होती, तो क्या आप इसी तरह का रवैया अपनाते? लगातार आप बलात्कारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आरोपियों के वकील बनकर सामने आ रहे हैं। और ये बात तो श्रीवास्तव जी ने, भाजपा के नेता ने कह दी कि मैं तो उनका केस लड़ने के लिए तैयार हूं आरोपियों का, और जो फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं उन्हें 1 दिन के अंदर जेल भेजूंगा। क्या कार्रवाई करेंगे आप रंजीत? ठीक है, मनीष शुक्ला उंगली उठा रहे हैं सर, क्या कहना है आपका? शायद कोई काउंटर क्वेश्चन है उनके पास। बोलिए सर, बोलिए सर। विपनेश जी, मैंने कहा कि एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और एक है रात में अंतिम संस्कार, इसका एग्जाम्पल दिया है। और मैं बताता हूँ अभी साधना जी को। साधना जी, मानस जी खड़े हुए हैं आपके विपनेश जी, मानस जी आपके रिपोर्टर लखनऊ में है। हिंदू धर्म में रात में अंतिम क्रिया करने का प्रचलन है, बनारस में मणिकर्णिका और मानस जी से तस्दीक करा लीजिए। और साधना जी, देखिए साधना जी, हमको कांग्रेस की शर्मोहया पता है, हमको कांग्रेस की शर्मोहया पता है, हमको पता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पेट्रोल डीजल डालकर अंतिम संस्कार किया जाता है क्या? मनीष शुक्ला गलत बात मत कीजिए। डीजल पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार मान्य है क्या? डीजल पेट्रोल डालने का अंतिम संस्कार कहते हैं क्या? डीजल पेट्रोल डालने का अंतिम संस्कार कहते हैं क्या? आप महिला होते, आप बताइए ना, उस शर्मोहया हिंदू धर्म के झूठ बोलते हुए आप बलात्कारियों के शर्म आपको आनी चाहिए। अशोक गहलोत के लिए एक शब्द आपके मुंह में नहीं है, प्रियंका गांधी के एक शब्द मुंह में नहीं है, और हम बैठकर इस तरह की बातें करेंगे। कम से कम एक शब्द नहीं है अशोक गहलोत के लिए। अशोक गहलोत कहते हैं कि कम से कम आपको इतनी सभ्यता होनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल डालने का कहा संस्कार नहीं कहते। मनीष शुक्ला, चिल्लाइए मत, मोदी जी से इंस्पायर मत होइए। कांग्रेस की शर्मोहया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अरे आप तो शर्म बेच के खा चुके। LIC बेच दी, रेलवे क्या क्या बेची है? दूर तक मत जाइए साधना जी, मनीष शुक्ला जी, दूर तक मत जाइए। टिप्पणी की है उस पर रहिए सर।
उसका जवाब चाहिए आज, उसका जवाब चाहिए। आप दोनों नेता बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ा संयम रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि जनता समझ पाए। मैं लौटूंगी, घनश्याम तिवारी जी आपके पास आ रही हूं। जो कोर्ट ने टिप्पणी की है सर, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, देश में तो किसी की भी पार्टी रही हो हमने देखा है कि गरीबों पर अत्याचार हमेशा हुआ है और अमीरों पर हाथ डालने से पहले 100 दफा 1000 दफा पुलिस सोचती है। आज कोर्ट ने वही टिप्पणी की कल, और साथ ही जिस तरीके से अब यह मामला सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? पहली दफा ही देख रहा हूं कि एक पार्टी रेपिस्ट के साथ खड़ी है, बेटी के कॉल रिकॉर्ड पब्लिक कर रही है, उसके प्रवक्ता ऑनर किलिंग बता रहे हैं। मनीष शुक्ला जी ऐसे बता रहे हैं जैसे अब उत्तर प्रदेश में नया कानून आया कि बेटियों को का दाह संस्कार ऐसे ही किया जाएगा, माँ बाप को दिखाया नहीं जाएगा, मुखाग्नि सरकार देगी और पेट्रोल डाल के देगी। जर्नलिस्ट के ऊपर मुकदमा होता है, पीएफआई का नाम आता है तो कहीं नक्सलाइट का नाम आता है। एक झूठ को बचाने के लिए, झूठ क्या था कि ये निर्णय जो बेटी के साथ हुआ अन्याय निर्णय आदित्यनाथ जी का निर्णय था। इस झूठ को बचाने के लिए पीएफआई से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, बेटियों से लेकर के, कॉल रिकॉर्ड से लेकर के, ऑनर किलिंग से लेकर के, नए नियम से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितने झूठ बोल सकती है वो करेगी। तो ये माहौल में पहली बार देख रहा हूं। कौन से केस में आपने ऐसा देखा है कि बेटी की मृत्यु के बाद, उसके साथ इतना बड़ा न्याय करने के बाद सरकार उसकी कॉल रिकॉर्ड पब्लिक करना चाहती है? कौन से केस में आपने देखा है कि सीबीआई की जांच की घोषणा होती है, उसके बाद हफ्ते भर लग जाता है? और कहां आपने देखा कि स्मृति ईरानी जैसी मंत्री जो कि एक वरिष्ठ मंत्री हैं, जो कि एक प्रखर वक्ता है, चुप है, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग क्यों मंत्री बनते हैं? क्या पेंशन कमाने के लिए मंत्री बनते हैं? इन्हें छोड़ देना चाहिए। मनीष शुक्ला जी क्यों उठा रहे हैं? मनीष शुक्ला जी बोलिए, महिला कल्याण की कहाँ है? जवाब दीजिए। ये इन लोगों के पास न कोई नियत है, न कोई चरित्र है, न कोई नेतृत्व है। सारे तर्क तथ्य के विहीन है। एक भी प्रवक्ता ने ऑनर किलिंग नहीं कहा। ये समाजवादी पार्टी का संस्कार है कि लड़कों से गलती हो जाती है और वो लड़के नहीं है, मुलायम सिंह यादव के लड़के नहीं है। देखिए ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके ऑनर किलिंग अगर घनश्याम तिवारी जी उस प्रवक्ता का नाम बताए जिसने कहा ऑनर किलिंग है। बोलिए घनश्याम तिवारी जी। देखिए ये हम बयानों में जाएंगे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी जाएगा, ये अलग बात है। यहाँ पर आप पूरे तंत्र को खड़ा कर दे रहे हैं एक बेटी के खिलाफ जिसकी तरीके से मृत्यु हुई और आपने उसकी मदद नहीं की। इसका परिवार लड़ रहा है, उस परिवार के साथ आप उत्तर प्रदेश हर परिवार लड़ रहा है, क्योंकि तो सरासर अन्याय है। मनीष शुक्ला यहाँ पे आकर के ये कहेंगे ये तो अभी ऐसे चलाया जाएगा, बताइए कितनी शर्मनाक बात है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पर आगे कह रहे हैं कि ये तो आम आदमी की बेटियों को ऐसे चलाया जाएगा। आपके प्रवक्ता कहते हैं ऑनर किलिंग है, आपकी सरकार पीएफआई 100 करोड़ नक्सलिज्म न जाने कौन सी बातें ले आती है। यहाँ पे टीवी पर इस तरीके से चिल्लाने से आपका अन्याय कम नहीं होगा। जो नग्नता भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है वो और ज्यादा विभत्स तरीके से दिखाई देगी। नाम पूछ रहे हैं मनीष शुक्ला जी जाकर के खुद रिसर्च करें, उनको पता चल जाएगा उनके संजू वर्मा से लेकर के उनके कितने प्रवक्ताओं ने ऑनर किलिंग कहा है, पता चल जाएगा। संबित पात्रा जी के बयान को देखिए, संजू वर्मा जी को देखिए, ये झूठ मत छोड़िए। आप लोगों की नग्नता दिखाई दे रही है। जो कोर्ट आप लोगों से सवाल पूछ रहा है, यहाँ पे टीवी पे मनीष शुक्ला जी झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए संजू वर्मा जी के बयान को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रवक्ताओं ने ऑनर किलिंग की बात की है नहीं की है। पार्टी का प्रवक्ताओं के नाम पूछ रहा हूँ, आपको क्या डर है, क्या भय नाम लेने से? इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी बात मुझे पूरी नहीं सुनाई, क्योंकि आप जोश में होश होकर चिल्ला रहे हैं। आप सीधे ठीक है मनीष शुक्ला जी, सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये डीएम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो जिम्मेदारी ली नहीं, अब डीएम ने कहा कि सब मेरा आदेश था, मेरा बयान था, मैंने करवाया। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है सर? देखिए जिलाधिकारी और कप्तान, स्थानीय सारे निर्णय जिलाधिकारी और कप्तान ही लेते हैं। और डीएम ने जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने कह दिया इस बात को, तो अब हम और आप क्या तर्क और वितर्क इस पे कर सकते हैं? क्योंकि डीएम ने जब माना है कि उन्होंने अपने स्वतः निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से अब इसके बाद न्यायालय के सामने माना है, कोई टीवी चैनल पर उन्होंने माना नहीं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ऑनर किलिंग, उसके बाद नाम पूछने में भाग खड़े हुए, सफेद रेड पकड़े जाते हैं। ये लोग लगातार इसी तरह से
पूरे प्रकरण में झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी एक मैडम थी, उनको शर्मोहया की बात कर रही थी। अशोक गहलोत कहते हैं कि लड़कियां सर सपाटे के लिए गई थी, बलात्कारी नाबालिग है, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता, वहां इनकी शर्मोहया खत्म हो जाती है। राहुल जी और प्रियंका गांधी हंसते वापस रख जाते हैं। आखिर किस तरह की शर्मोहया और बेशर्मी की बात ये लोग करते हैं? ठीक है मैडम, थी नहीं है अभी साधना भारती जी उंगली उठा रही हैं, बोलिए मैडम। डीएम ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा आदेश था, मेरे कहने पर सब कुछ हुआ। अब ये तो हर कोई जानता है कि डीएम खुद करते हैं काम या किसके कहने पर करते हैं, वो तो बात की बात है। जो भी इलाहाबाद कोर्ट ने जो सवाल किए वो तो बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन आज ये सवाल मैं इनसे बार बार पूछ रही थी। मनीष शुक्ला जी बीच में मत बोलिएगा, बौखलाइएगा मत। आप ये बताइए, आप हिंदू संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं, आप ये कह रहे हैं दाह संस्कार हो जाता है, लेकिन मुझे ये फिर बीच में बोल रहे हैं। आप एक बेटी की आवाज मत दबाइए ना, मैं भी देश की बेटी हूँ, जरा शालीनता रखिए। आपके भाजपा के नेता बलिया के विधायक ये कहते हैं कि बेटियों को सलीका नहीं, साधना भारती जी दूर तक मत जाइएगा। आप तो सरकार पर सवाल उठा रही थी, डीएम ने तो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि ये मेरा आदेश था। आप तो सीधे सरकार को टारगेट कर रही थी। शुरू से झूठ बोल रहा है डीएम, तो शुरू से झूठ बोल रहा है डीएम ने तो आधी रात में सब जला दिया। ठीक है, छोटा रिएक्शन घनश्याम तिवारी जी, उसके बाद मुझे लखनऊ जाना होगा। अपनी एक बात रख दीजिए सर, वक्त की कमी है, जल्दी से आपका रिएक्शन सर। अरे देखिए ये मुख्यमंत्री दोषी हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर डीएम जिम्मेदारी ले रहा है तो पुलिस वालों को मुख्यमंत्री ने क्यों सस्पेंड किया? ये मुख्यमंत्री डीएम के माध्यम से जिन्होंने जो अन्याय किया है, अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएफआई को दोष देंगे, ईडी आएगा, 100 करोड़ की बात करेगा, नक्सलिज्म की बात होगी, सिर्फ इसलिए कि आदित्यनाथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये बेटी जलाओ पार्टी रंगे हाथों पकड़ी गई है, इसीलिए कोर्ट में डीएम झूठ बोल रहा है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि डीएम ने कोर्ट में भी झूठ बोला है, जैसे वो अब तक इस मामले में झूठ बोलते हुए आए हैं। मैं आपके पास आ रही हूं मानस। ठीक है, डीएम देखिए शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरे मामले में जो है घिरे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोर्ट में जाकर बोल दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, सब मेरे कहने पर हुआ है। देखिए, जब कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, तो जब इस मामले को दर्ज किया था तो उसका टाइटल था शव का गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार। और कल की जो पूरी बहस थी वो लगभग इसी पे ही केंद्रित थी, और कोर्ट का रुख भी बहुत सख्त नजर आया। और वहां पर पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको शव देखने को भी नहीं दिया गया, शव उनकी बिना अनुमति के जला दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जो बेंच थी, उन्होंने डीएम हाथरस की तरफ रुख किया और उनसे पूछा, तो उनका वहां पर यह कहना था कि हमको कोई निर्देश लखनऊ से नहीं आया था, ये मेरा अपना खुद का फैसला था, क्योंकि हमको लग रहा था कि कानून व्यवस्था वहां पर बिगड़ सकती है। लेकिन शव को रात में क्यों जला दिया, इसको लेकर के कोई भी ठोस जवाब, कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सके कोर्ट के सामने, इसलिए कोर्ट के तेवर तल्ख हुए। बार बार डीएम ही कहते रहे कि उनको ऐसा लगा कि सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि डीएम भी हिलते नहीं। अब यहाँ पे डीएम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पहले कुछ और बोला अदालत में, अब कुछ और बोल दिया है, इसका क्या मतलब है, ये जानने की लगातार कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस आपका, और आप तमाम मेहमानों को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक सवाल अब भी है, पीड़ित परिवार को न्याय का इंतजार है। जब तक बेटी के साथ इंसाफ नहीं हो जाता तब तक अस्थि विसर्जन नहीं होगा, और न्यूज़ 24 की भी मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक देश की हर बेटी के साथ न्याय नहीं हो जाता। इस चर्चा में इतना ही। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।